तथागत के शील पर नमन करता हूँ और उनके साथ बहुजन समाज यूनियन में सभी संत महापुरुष जिनमें खासकर संत श्रोमणी गुरु रविदास जी, कबीरदास जी, गुरु घासीदास जी, वीर शहीद बिरसा मुंडा जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी के साथ साथ बोधिसत्व, भारत रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब बामसेन DS4 व बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को नमन करता हूँ। तत्पश्चात भारतीय सैन्य RN लेडी, मदर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, दुनिया की 8 शक्तिशाली महिलाओं में शुमार, भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, न्याय, त्याग और बलिदान की जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज वेस्ट बंगाल की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में हमारे बीच मौजूद वेस्ट बंगाल के स्टेट के अध्यक्ष सम्मानित मनोज हवलदार जी, मंच पर उपस्थित जोन नंबर 1 के प्रभारी प्रणव हल्दर जी, श्री अनिल भाई जी, जोन नंबर 2 के प्रभारी अचिंतो विश्वास जी, जोन नंबर 3 के प्रभारी ज्योतिमय रॉय जी, जोन नंबर 4 के प्रभारी सुबो सिद्धर जी और पूरे प्रदेश को आदरणीय बहन कुमारी मायावती के निर्देश पर 5 जोन में डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटा गया है। जोन नंबर 5 है, उसमें डिस्कस करके हम लोग तय करेंगे कि वहाँ जोन नंबर 5 किसको देना, कौन वहाँ काम करेंगे। उसके साथ साथ सभी जिले के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, स्टेट कमेटी और मेरे समक्ष बैठे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों, सिपाहियों और सम्मान के योग्य माताओं बहनों, सम्मानित साथियों की जैसा कि विदित है, समय समय पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, बहुजन समाज पार्टी की चीफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां व वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से समय समय पर बहुजन समाज पार्टी के संगठन में परिवर्तन करती रहती है और जैसा प्रकृति का नियम है परिवर्तन, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, बहुजन समाज प्रकृति सत्य पर आधारित है और मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज एक राजनीतिक मिशन मूवमेंट के साथ साथ एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसको मैं ये मानता हूँ कि सत्य पर आधारित है, क्योंकि हमारी मुखिया कभी झूठ नहीं बोलती। जैसे नेचर का नियम है परिवर्तन, ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी का भी नियम है परिवर्तन। बहुजन समाज पार्टी में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन बहन जी ने किया है, मुझसे पूर्व सम्मानित मंत्री जी ने आप लोगों को विस्तार से सब चीज़ बताई। मेन बात यहाँ ये है कि जो लोकल स्टेट प्रभारी का पद था उसको ख़त्म कर दिया है, स्टेट कोऑर्डिनेटर का। सेंट्रल से प्रभारी रहेंगे, जैसा कि वो बता के गए माननीय धर्मवीर अशोक जी, और हम साथ साथ दोनों भाई काम करेंगे। बाकी पूरे प्रदेश को 5 जोन में बांटा, उन्होंने भी रिपीट किया, मैंने भी रिपीट किया, दोबारा नाम रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। और जितने ज़िले में विधानसभा है उतने प्रभारी बनाए जाएंगे। एक परिवर्तन ये है, बाकी जो जिला कमेटी है, विधानसभा कमेटी है, सेक्टर कमेटी है, बूथ कमेटी है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी मुखिया हैं, हमें उनकी बात का अनुसरण करके उनके आदेश का पालन
हम लोगों को करना चाहिए। और समय समय पर बहन जी उदाहरण देकर जब हम लोगों को बुलाती हैं, बताती हैं, समझाती हैं और फिर एक कुछ डिसीजन, इम्पोर्टेंट डिसीजन लेकर, भारी भरकम डिसीजन लेकर एक मैसेज देने का काम करती हैं। 11 तारीख को एक बड़ा डिसीजन आपने देखा, आप लोगों ने ट्वीट के माध्यम से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम लोगों को भी भेजा। बहुत सारे लोग चौंक रहे भाई क्या कारण होगा, क्या रहा होगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और MLC रहे और राज्यसभा सांसद रहे, यहाँ के इंचार्ज रहे, तमाम भारत के अनेकों स्टेटों में उन्होंने काम किया। और जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे, जो उत्तराधिकारी भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के, उनके ससुर को पार्टी से निष्कासित कर दिया, आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन ये बात मैं किस लिए बताना चाहता हूँ, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, उस ट्वीट के बाद आज बहन जी ने 5 ट्वीट एक साथ किए हैं। 5 ट्वीट एक साथ किए हैं तो बहन जी एक मैसेज देती हैं और मैसेज को हम लोगों को समझना चाहिए। जो 5 ट्वीट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक साथ किए हैं, उन ट्वीट में सबसे पहले बीएसपी देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवां को सत्ता तक पहुंचाने हेतु माननीय श्री काशीराम जी द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी व मूवमेंट, जिसमें ये समझने वाली लाइन है, पार्टी व मूवमेंट कौमा जिसमें स्वार्थ, रिश्ते, नाते आदि महत्वहीन है, यानी इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे लिखती है अर्थात, यानी इसका मतलब क्या है, अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि है, यानी बहुजन हित, बहुजन समाज का हित, बहुजन समाज पार्टी का हित सर्वोपरि है। स्पष्ट लिखा आदरणीय बहन कुमारी मायावती कि बहुजन समाज पार्टी में रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर मायने रखता है तो बहुजन समाज का हित, बहुजन समाज कौन, इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, बौद्ध, पारसी, गरीब गुरबे, इस देश के मजदूर तबका, गरीब तबका, उसका हित सर्वोपरि है। यानी 85% जो देश में बहुजन समाज है उसको मैं पहले नंबर पर रखती हूँ। इसका अर्थ ये स्पष्ट लिखा है। इसी में दूसरा ट्वीट है, इसी क्रम में माननीय श्री काशीराम जी के शिष्य व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखूंगी, ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यानी कि जो सामाजिक आर्थिक लाचारी है, जब देश गुलाम था तो हम लोगों के आगे हांडी बंदी थी, पीछे झाड़ बंधा था। आज भारतीय जनता पार्टी ने, मनुवादी लोगों ने, सामंतवादी लोगों ने बदल कर 5 किलो जो है गेहूं और दाल को, चावल को सामग्री देकर हमें फिर से गुलाम बना दिया। जो लोग मेहनत मजदूरी करने जाते थे उन्होंने मेहनत मजदूरी करके छोड़ना, उन्हें क्या पता खाना तो आ ही रहा है, मैं वो देश को लूटे जा रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं है। और जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उसकी शराब पी जाते हैं। और आप एक बात और समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और RSS का एक बहुत बड़ा एजेंडा तो समझ नहीं पाते आप, वो ये है कि जहाँ पर मुस्लिम समाज रहता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस चौकियाँ खोली जाती हैं, और जहाँ पर दलित समाज रहता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शराब के ठेके खोले जाते हैं। आप जाके देख लिए, दोनों का ये मतलब है कि दलित समाज पीकर बेवकूफ़ बना रहे और मुस्लिम समाज डरा रहे। ये क्रांति की या अपनी आज़ादी के, अपने सामाजिक आर्थिक मुद्दों की, राजनीतिक अधिकार की किसी तरह की कोई बात ना कर सके, ये उनका एजेंडा है। तीसरा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट किया कि अतः माननीय श्री काशीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी भी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वह भी श्री काशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्य की तरह, यानी बहन जी की तरह, पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरी जी जान से लगातार लगा रहे।
यानी मेरा उत्तराधिकारी, जैसे मैं उनका उत्तराधिकारी दिया माननीय काशीराम साहब जी, मेरा उत्तराधिकारी, वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेरा वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वह भी श्री काशीराम जी की अंतिम सांस तक उनकी शिष्य यानी बहन जी की तरह पार्टी में मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगातार लगे रहें। समझ लीजिए बात को। उसके बाद चौथा ट्वीट है, साथ ही देश भर में बीएसपी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी प्रमुख द्वारा निर्धारित अनुशासन व दायित्व के प्रति पूरी निष्ठा ईमानदारी से जवाबदेह होकर पूरे तन मन धन से लगातार काम करते रहना जरूरी है। ये हम लोगों के लिए कहा है, ये हम लोगों के लिए कहा है। फिर समझ लीजिए इस लाइन को मैं बोलता हूँ, साथ ही देश भर में बीएसपी के छोटे बड़े पदाधिकारी यानी हम और आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो हमारे यहाँ जिन पे पद नहीं है, कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो भी पार्टी प्रमुख द्वारा दिए गए निर्धारित अनुशासन एवं दायित्व के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जवाबदेह होकर, यानी कि निष्ठा और ईमानदारी से काम करें और जवाबदेह होकर तन मन धन से लगातार काम करते रहना जरूरी है, स्पष्ट लिखा है। और अगला ट्वीट है इसी में, इसी जिम्मेदारी के साथ खासकर कैडर के बल पर, आगे हमें क्या करना है, कैडर के बल पर जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूती व सब समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ ही आगे भी हर चुनाव की तैयारी में पूरी दमदारी के साथ लगना है, ताकि बहुजन समाज की एकमात्र आशा की किरण बीएसपी को अपेक्षित प्रतीक्षित सफलता मिल सके। ये आदरणीय बहन कुमारी मैम जी ने ट्वीट किया, तो इसको हमें समझने की जरूरत है सम्मानित साथी। इस ट्वीट को मैंने भेजा है और मैं जैसा पहले होता रहा है, मेरा मानना है, देखिए सर अनुरोध है, इस ट्वीट को यदि बंगला में करके आप लोगों को, सब लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि सब लोग आज का ट्वीट जो है, ये ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है, इसको करके और बंगला में करके इसको आगे फॉरवर्ड कर दे। तो इसमें बहन जी ने अपनी मंशा जाहिर की है सब चीज़ के लिए कि कैसे हमें काम करना है, उत्तराधिकारी को क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए और हम लोगों का मेन कर्तव्य क्या है। मेन कर्तव्य जो मेन लाइन है मैं उसे जरूर रिपीट करना चाहूँगा। उन्होंने पहली लाइन में इसे स्पष्ट किया है कि बीएसपी देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के कारवां को सत्ता तक पहुंचाने हेतु, यानी कि उनके कारवां को सत्ता तक पहुंचाने हेतु माननीय श्री काशीराम जी द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी में मूवमेंट, जिसमें स्वार्थ, रिश्ते, नाते आदि महत्वहीन, यानी कि वो जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, और अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि है। तो हमें ये सोचकर सम्मानित साथियों काम करना चाहिए, और बहन जी ने स्पष्ट आप लोगों, हम लोगों को निर्देशित कर दिया है। ये जो 5 ट्वीटें आपको समझनी चाहिए, मैं अध्यक्ष जी इसको ट्रांसफ़र करके आपको भेज देंगे। उस ट्वीट को एक बार नहीं कई बार पढ़ना, और तब ये बात समझ में आएगी, क्योंकि बहन जी भी महापुरुष है, महापुरुषों की बात एकदम समझ में नहीं आती। अब जब समझ में आ जाती है तो फिर आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखता। माननीय काशीराम साहब ने इनहेलेंस ऑफ कास्ट, जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने जो किताब लिखी थी, उसको एक बार नहीं कई बार पढ़ा, और एक लाइन से ही उनके दिमाग में बात आ गई। और भारत में, इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर अल्पसंख्यक बौद्ध पारसियों के लिए राजनीतिक सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए ऐसा तूफान खड़ा किया कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जब तक भारत के क्या दुनिया के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बना लिया, माननीय काशीराम साहब चैन से नहीं बैठे। सम्मानित साथियों, तो हम लोगों को उसी मंशा से, हम लोगों को जैसे माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब की बात को समझा था, और माननीय काशीराम साहब ने जो है 6 दिसंबर 1978 को बामसेप बनाई, 6 दिसंबर 1981 को फिर जो DS4 बनाई, और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाकर एक बहुजन समाज की मजबूत स्तंभ, एक राजनीतिक पेड़ खड़ा किया, और उसमें तमाम स्टेटों में फल खाने को भी मिले। अब फल क्या राजनीति में, सांसद विधायक कौन से, बहुत सारे प्रदेश ऐसे कि जहाँ पर कई बार सांसद विधायक बने,
चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो जो है पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे हमारा जम्मू कश्मीर हो, बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो विधायक सांसद छोड़ो 4-4 बार बहन कुमारी महती सरकार बनी। तो बहन जी का स्पष्ट सम्मानित साथियों ये है कि हमें अच्छा संगठन बनाना है। और साथ ही साथ आदरणीय बहन कुमारी महती जी की बात मुझे ये भी अच्छे से याद है। आदरणीय बहन कुमारी महती जी ये कहती हैं कि अच्छी सरकार, अच्छा सांसद विधायक, अच्छी सरकार या अच्छा सांसद विधायक अच्छा संगठन नहीं दे सकता। तो सांसद विधायक बनने के बाद तो चमचे चुनने की उन्हें आदत पड़ जाती है ना। सांसद विधायक बन गए अब तो चमचे चाहिए, मेहनत नहीं करनी, जो उनकी बटरिंग कर सकें, उनके तलवे चाट सकें, उनके हिसाब से काम कर सकें, उनके अकॉर्डिंग चल सकें, जी हजूरी कर सकें, दरवाज़ा खोल के गाड़ी में बैठाएं। इस तरीके की आदत पड़ जाती है। तो आदरणीय बहन कुमारी महती जी का मामला ये है, उन्होंने हमेशा संगठन को ऊपर रखा और उनका ये कहना है कि अच्छा सांसद, अच्छा विधायक, अच्छी सरकार अच्छा संगठन नहीं दे सकती, लेकिन अच्छा संगठन विधायक दे सकता है, सांसद दे सकता है, आपको सरकार में भी स्थापित कर सकता है। तो हम सब लोगों को आगे जो संगठन बनाना है, जो संगठन जो हमें आगे बना हुआ जो संगठन है, हमारी बूथ की और सेक्टर की कमेटियां तैयार नहीं है। तो जब तक हम यहाँ थे, जब तक आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने मुद्दा नहीं लगाया था यूपी, जब तक हम यहाँ थे तो तब तक संगठन नहीं बना था। विधानसभा संगठन भी पूरा नहीं था। जितनी विधानसभाएं, मैंने कई बार ऐसा देखा कि जिले का संगठन भी पूरा नहीं था। तो जब संगठन नहीं होगा तो सरकार की कल्पना कैसे करेंगे भाई? हमारा बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी नहीं होगी। आपको मालूम है सर, यहाँ जो है सरकार यहाँ हम जो है सरकार या सांसद विधायक क्यों नहीं बना पाए? मैं आपको बात बताता हूँ। 2007 की आदरणीय बहन कुमारी महती जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो उन्होंने सरकारी अमले के बजाय, यानी चीफ सेक्रेटरी और सभी प्रमुख सचिवों के साथ बैठक करने के बजाय उन्होंने पहले संगठन की मीटिंग ली। संगठन की मीटिंग ली और उन्होंने ये कहा कि आज अगर मैं दुनिया के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी हूँ तो वो देन नेशनल राष्ट्रीय कमेटी की नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नहीं है, प्रदेश कार्यकारिणी की नहीं है, जिला कार्यकारिणी की नहीं है, विधानसभा कार्यकारिणी की नहीं है, वो देन बूथ और सेक्टर के कार्यकारिणी की है। और बूथ और सेक्टर के कारण ही मैं आज पूर्ण बहुमत की सरकार में आई हूँ। फिर कारण बताया कि जिस दिन मतदान होता है, पोल होता है, जिस दिन वोट पड़ती हैं, उस दिन प्रदेश का पदाधिकारी केवल अपने बूथ तक जा सकता है, जिले कार्यकारिणी का भी अपने बूथ तक जा सकता है। अब इसके अंडर में पूरे जिले में कितने बूथ है, सब जगह नहीं जा सकता। पूरे प्रदेश में कितने बूथ है, सब जगह नहीं जा सकता। विधानसभा का पदाधिकारी भी 1-2 बूथ तक जा सकता है। लेकिन हमारा सेक्टर का पदाधिकारी, बूथ का पदाधिकारी उस दिन लड़ता है, झगड़ता है, पुलिस के डंडे खाता है, जो ताकतवर पार्टियां हैं उनकी लालच झेलता है, मारपीट होती है, लेकिन वो वोट डालने का काम करता है। और जब वोट हमारी पड़ जाए, वोट डालने का काम करता है। जब वोट पड़ती है, हम बूथ जीतते हैं तो सेक्टर जीतते हैं, सेक्टर जीतते हैं तो विधानसभा जीतते हैं, और विधानसभा जीतते हैं तो विधायक बनता है। और जब ज़्यादा विधायक बनते हैं तो वहाँ पर सरकार बन जाती है। तो महत्वपूर्ण कड़ी जो बताया है आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने, वो बूथ और सेक्टर के पदाधिकारियों को महत्वता दी है। जब तक बूथ और सेक्टर के पदाधिकारी आप नहीं बनाओगे सम्मानित साथियों, तब तक आप सरकार छोड़िए, आप सांसद विधायक छोड़िए, आप निगम के पार्षद भी नहीं बना पाएंगे। नहीं, क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि लड़ाई के लिए सेना चाहिए होती है। जब आपके पास सेना ही तैयार नहीं, हमारी सेना क्या है? सेक्टर और बूथ के पदाधिकारी। भाई जिस दिन चुनाव होता है उन्हीं की मेन ड्यूटी होती है ना। जब हमारा अंदर पोलिंग बूथ एजेंट नहीं होगा, या काउंटिंग जिस दिन होगी हमारा काउंटिंग एजेंट नहीं होगा, कौन बनते हैं? बूथ के पदाधिकारी बनते हैं वहाँ। तो हमारा कौन बेईमानी कर रहा है, हमारी वोट कौन कांग्रेस को या टीएमसी को ट्रांसफर कर रहा है, बीजेपी को ट्रांसफर कर रहा है, वहाँ गिनती कर रहा है, पीठासीन अधिकारी क्या गलती कर रहा है, काउंटिंग अधिकारी क्या गलती कर रहा है, हमें पता ही नहीं लगेगा। तो हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो सम्मानित साथियों, ये संगठन हम लोगों को कायदे से ईमानदारी और निष्ठा जिनके मन में है, ऐसे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को आगे बढ़ाना चाहिए।
और मैं सबको ये कहना चाहूँगा, ये प्रदेश के प्रभारी रहे हैं बैठे 4 लोग, अध्यक्ष जी तो अपनी जगह है ही हैं और लंबे समय से पार्टी को देख रहे हैं, लंबे समय से लंबा अनुभव भी है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, मुझे कोई गुरेज कोई परहेज या कोई डर नहीं है बात कहने में। जब भी सीनियर पदाधिकारी जेबी संगठन बनाएंगे, जेबी संगठन समझते हो, जेब का जेबी संगठन बनाएंगे, तब तक वो पार्टी और वो संगठन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब तक आप चमचों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपकी जिंदाबाद कराने का, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, मैं भी सीनियर पदाधिकारी हूँ, जब तक हम लोग अपने चाटुकार लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो हम संगठन के साथ साथ समाज का नुकसान करने का भी काम कर रहे हैं और कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति एक बार नहीं कई बार डिस्प्यूट में आ गया है, हम समझा के गए उस आदमी को, बता के गए उस आदमी को सम्मान दिया जाएगा, या जो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता उसको हटा के दूसरों को लगा जाएगा, तो क्या होगा? विघटन होगा, विरोध होगा। और जिस घर में विरोधाभास होता है वो घर, वो परिवार कभी आगे बढ़ पाता है? बताइए, बढ़ पाता है क्या? नहीं बढ़ पाता। अगर हमें आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। हमें स्वार्थ को बढ़ाना पड़ेगा। चलो, जिसने भी नाम दिया, मुझे बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि अगर हम लोग, क्या मैंने झूठ बताया कि हमें स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा, लाभ को त्यागना पड़ेगा, आराम को त्यागना पड़ेगा। अगर मान्यवर काशीराम साहब कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल नहीं चलाते, स्थिति ये थी सम्मानित साथियों कि उनके ये जो कहते हैं ना कि जब गर्मी में चलाते हैं तो साइकिल चलाने से उनकी जांघें में जख्म हो गया था, यहाँ पीछे और जाऊँ, रोज रात को कच्चा उनका अंडरवेयर लाल हो जाता था ब्लड से। कंटिन्यू साइकिल चलाना, रात को दवाई लगाते थे, सुबह फिर चल देते थे। क्या जरूरत थी उनको ये सब करने की? किसके लिए कर रहे थे वो? क्यों कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? अपने लिए कर रहे थे, परिवार के लिए कर रहे थे। परिवार तो उन्होंने बसाया ही नहीं था, शादी तो उन्होंने करी ही नहीं थी। वो ये चाह रहे थे कि इस देश में जो जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर और मुठमर्दी के यानी कि दादागिरी के नाम पर हमारे वोट को लूटा जाता है, हमारे वोट को गलत तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, हमारे वोटरों को, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है। हमें उसको खत्म करने के लिए इस वोट का सदुपयोग करके हमें शासन सत्ता में आना होगा। और सम्मानित साथियों, जिन लोगों की सरकार होती है, अपने हिसाब से वो नीति और नियम बनाते हैं, अपने हिसाब से वहाँ जो है विधेयक पास होते हैं, अपने समाज की हक की बात करते हैं। जिन लोगों के नुमाइंदे लोकसभा और विधानसभा में नहीं होते, उनके खिलाफ हमेशा योजनाएं बनती हैं। जिन लोगों के नुमाइंदे लोकसभा और विधानसभा में होते हैं, कोई ऐसा नियम कानून या कोई ऐसा विधेयक नहीं बन पाता जो उनके समाज के हित में ना हो। इस तरीके से जब तक हमारे लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे, तब तक सम्मानित साथियों हम लोगों का नुकसान होता रहेगा। पूरे भारत में अगर दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग पनपे हैं, तो 4 बार जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है, तब लोग पनपे हैं। और उसका उदाहरण मैं खड़ा हूं, और मेरे से पहले माननीय मंत्री जी बोल कर रहे हैं, मैं एक बार विधान परिषद का सदस्य बनाऊं तो वो 2 बार बने और मंत्रिमंडल भी रहे, मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे, कारागार मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे हैं मंत्री जी। लेकिन क्या कोई ऐसे संभव हो गया? ये ऐसे हवा में हो गया? ये हमारे संतों महापुरुषों की लंबी लड़ाई जो चली आ रही है, जो लंबी लड़ाई जो 1848 से ज्योतिबा फूले जी ने शुरू की थी और अब तक की जो लड़ाई है, ये उसका सम्मानित साथियों नतीजा था। और राज्यसभा और विधान परिषद, कोई सोच सकता था दलित समाज का व्यक्ति, कोई सोच सकता था ओबीसी समाज का, पाल, सैनी, प्रजापति, कश्यप, धीमारी को ये सोच सकते थे क्या? ये जो है जाटव, जमाल, कुमार, ये सोच सकते थे क्या? महार सोच सकते थे क्या? लोहार, बड़े ये सोच सकते थे क्या? प्रजापति, कुमार सोच सकते थे क्या हम राज्यसभा विधान परिषद में चले जाएंगे? क्यों नहीं सोच सकते थे? अब आप लोग सोच ही नहीं सकते। अरे लोग सांसद का चुनाव लड़ते हैं, विधायक का चुनाव लड़ते हैं, पहुंच जाते हैं विधानसभा, उसमें विधानसभा लोकसभा में, क्यों नहीं सोच सकते? बहुत लोग बन रहे हैं। शायद आपको ना मालूम हो, राज्यसभा और विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ तो मजबूरी है लोकसभा और विधानसभा में।
कि जो भी लड़ेगा दलित समाज का व्यक्ति लड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, राज्यसभा और विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। वहां पर कौन जाते थे? वहां पर जाते थे या तो राजे रजवाड़ों के परिवार के लोग, या जाते थे बड़े शायर, बड़े गीतकार, बड़े संगीतकार, जैसे अभी रेखा हैं, जय भादुड़ी हैं, ये बड़ा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। ऐसे ऐसे लोग राज्यसभा विधान परिषद में जाते थे, अपर सदन था। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब, आदरणीय बहन कुमारी मावती जी ने वहाँ दलित समाज के लोगों को, धोबी समाज के लोगों को, पाल समाज के लोगों को, कश्यप समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज में अंसारी समाज के लोगों को और चौधरी समाज के लोगों को भेजकर ये बात साबित करके दिखाई कि जो हम कहते हैं, यानी कि जैसे पहले सबसे पहले नारा दिया था कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, दोबारा दिया था जिसकी जिसकी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और 2007 में कहा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सर्वजन यानी सभी जाति और धर्म के लोगों को मान सम्मान देंगे, उनका हित साधने का काम सम्मानित साथियों करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। राज्यसभा जहाँ पर राजे रजवाड़े जाते थे वो लोग, और सम्मानित साथियों बहुत छोटे छोटे परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोगों को राज्यसभा विधान परिषद में भेजा। किसके बल पे? किसके बल पर सम्मानित साथियों? इस स्टार्टिंग करने के बाद इसमें सबसे बड़ा संघर्ष तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का था, क्योंकि बाबा साहब ने हम लोगों को सबसे पहले लड़ाई जो मैंने जितने भी संतों महापुरुषों के नाम लिए अलग अलग स्टेट में, संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, गुरु घासीदास हो, विश्वविद बिरसा मुंडा हो, पैरा रामास्वामी हो, बाबा साहब मानव जो है, चाहे नारायण गुरु जी हो, छत्रपति साहब जी महाराज हो, चाहे उसके बाद परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने सबसे पहले इस बात को समझा कि हम लोगों को सामाजिक ताकत, हम इकट्ठे तो हो गए, लेकिन इसको ताकत को बदलने, इसको ताकत पाने के लिए हमें राजनीति में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। और राजनीति में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने, आपको पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो नोट करने के आगे कैडर का कार्यक्रम चलेगा। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने सबसे पहले कौन सा संगठन बनाया था सामाजिक? बताइए, बता सकता है कोई बता सकता है? किसी को है नाम पता? सबसे पहले संगठन क्या बनाया था परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब? सबसे पहले बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, क्योंकि हमारे दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, उनको समाज से बहिष्कृत कर कर जमा रखा जाता था, जहाँ बस्तियों का, कॉलोनियों का मलमूत्र निकलता था, मरे हुए जानवर डाले जाते थे। हमारे पूर्वज वहां रहकर और मरे हुए जानवरों का गोश्त, मीट खाकर, गोश्त खाकर अपना जीवन यापन करने का, अपने आप को जीवित रखने का काम किया साथी। इसके लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, यानी कि क्या, जो समाज से बहिष्कृत लोग हैं, जिनको राजनीतिक सामाजिक अधिकार नहीं है, शैक्षिक अधिकार नहीं है, धार्मिक किसी तरह का कोई पूजा अर्चने का अधिकार नहीं है, उन्होंने वो बनाई सम्मानित साथियों। और मैं आपको बता दूं, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब सबसे पहले कौन से सदन के सदस्य बता सकता है? बताइए कौन से सदन के सदस्य ने हाथ खड़ा करके बताए थे? राज्यसभा। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? पढ़ लेना। 1926 में अंग्रेजों ने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य बनाया था, क्योंकि केवल परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो 85% लोगों की आवाज थे। और उस वक्त जात पात के नाम पर, उस नीच के नाम पर, अभी गरीबी के नाम पर अन्याय अत्याचार होता था। उनको ताकत देने के लिए अंग्रेजों ने उनसे प्रभावित होकर के बैरिस्टर की डिग्री बाहर से लेकर आए थे। किस दिन कैडर होगा तो विस्तार से बताऊंगा, 20 से बता रहा हूँ। उनको केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य सबसे पहले बनाने का काम किया था। और उसके बाद ही उन्होंने, जब बाबा साहब के हाथ में ताकत आ गई, बात आ गई, तो उन्होंने सबसे पहला जो बड़ा आंदोलन किया था, 25-30 हजार आदमी ले जाकर महाराष्ट्र के चापदार तालाब, आपने सुना क्या किया था वहाँ? पानी पीने के लिए आंदोलन किया था। अब आप समझिए, चुनाव लड़े, सांसद विधायक बनने की लड़ाई तो बहुत दूर थी, कपड़े पहनने की लड़ाई बहुत दूर थी, अच्छा खाने की तो बात ही नहीं, सोच ही नहीं सकते थे, मरे हुए जानवरों को गोश्त खाते थे। हम लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। तो चापदार तालाब पर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने एक जुलूस के रूप में भीड़ ले जाकर ये कहा कि आज हम जाएंगे
और हम चापदार तालाब, जिसको मानसरोवर भी बोलते हैं महाराष्ट्र में, वहां जाकर मिथक तोड़ने का काम करेंगे, पानी पिएंगे, क्योंकि हम देश के मूल निवासी, जब सामंतवादी पैसे वाले के लोग वहां पर पानी पी सकते हैं, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े पानी पी सकते हैं, तो मेरे समाज के लोग, जब उस वक्त अनुसूचित जाति जनजाति शब्द नहीं था, उस वक्त जो ओबीसी नहीं था, उस वक्त केवल शूद्र अतिशूद्र। अब शूद्र कौन थे, अतिशूद्र कौन थे? शूद्र जो थे, अतिशूद्र थे हम, यानी कि दलित, जिनको आज जो अनुसूचित जाति जिनको कहा जाता जनजाति, वो शूद्र थे, अतिशूद्र। और शूद्र कौन थे? जो आज ओबीसी समाज के लोग कहे जाते हैं। इन सामंतवादी पैसे वाले लोगों ने अपना सेवा करने के लिए कि अगर इनको भी अनटचेबल कर दिया तो फिर हमारी सेवा कौन करेगा? जानवरों की गोबर कौन उठाएगा? बच्चों को स्कूल छोड़ के आके लेने आने का काम कौन करेगा? हमारी खेती कौन करेगा? हमारे खेत कौन देखेगा? हमारे लिए हमारी सेवा, हमारी चिलम बनने का काम कौन करेगा? दूध निकालने का, लाने का काम कौन करेगा? इसलिए ओबीसी समाज को थोड़ा नज़दीक लाए, ताकि अगर उन्हें भी अनटचेबल कर देते। और सबसे ज़्यादा उनको प्रताड़ित इसलिए किया था क्योंकि सबसे ज़्यादा विरोध मार्शल कौम, यानी चंडाल जो यहाँ के, यानी कि गुरचंद ठाकुर और जो है हरि सिंह ठाकुर के, जो मतलब एक तरीके से मतलब चंडाल समाज के लोगों ने सबसे बड़ा सामंतवादी और इन लोगों का विरोध करने का काम किया था। जो पूरे दिन को आज हम लोग अनुसूचित जाति पूरी है उन्होंने किया था, उनको जानबूझकर लैट्रिन उठाने का, मैला कचरा उठाने का काम इसलिए दिया था कि ये जितने ज़्यादा अपमानित होंगे, इनका जो आत्मसम्मान मर जाएगा, फिर ये तलवार यानी हमारे सामने लड़ने के लिए खड़े नहीं होंगे सम्मानित साथी। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने हम लोगों को महान सरोवर पर एक ऐलान कर गए, और गांधी एंड पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस एंड पार्टी के लोगों ने ये ऐलान ये कह दिया कि अंग्रेजों से ये कह दिया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वहाँ पानी पिया तो जातीय संघर्ष हो जाएगा। तो जातीय संघर्ष हो जाएगा कि शुद्ध समाज के लोगों को वहाँ पानी पीने की परमिशन नहीं, अशुद्ध हो जाएगा। वहाँ पर अंग्रेज जो है पुलिस की पिकेट लग गई, बाबा साहब वहाँ गए, जल्लूस के रूप में उठा के जैसे ही पानी पिया वहाँ लाठीचार्ज हुआ, बाबा साहब के सर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, और उन्होंने क्या भी हम लोग यहाँ पानी भी नहीं पी सकते हैं। दूसरी तरफ तालाब में एक कुत्ता पानी पी रहा था, उन्होंने लोग यहाँ कुत्ता पानी पी सकता है, गधे घोड़े पानी पी सकते हैं, क्या हम इंसानों के पानी नहीं पी सकते? आपको सोचना चाहिए। जब उस अंग्रेज अधिकारी ने ये बात देखी तो उन्होंने शर्मिंदा होकर अंग्रेज अपने पद से रिजाइन करने का काम किया था कि इंसानियत नहीं है, मेरे गलत ड्यूटी लगी, और उन्होंने रिजाइन करने का काम किया था, और बाबा साहब के अनुयायी सम्मानित साथी हो गए थे। कितनी बड़ी बात, इतना बड़ा मामला किसी और ने नहीं उठाया, बाबा साहब के अनुयायी हो गए। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने अगर हम सबसे पहले हम लोगों को जानवरों से इंसान बनाने का जो शुरुआत की थी, महान सरोवर पर पानी पीने जा कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े पानी पी सकते थे, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के ओबीसी समाज के लोगों हम लोग पानी नहीं पी सकते थे, हम लोगों को पानी पीने का अधिकार दिलाने का काम किया तो हमारे भगवान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने किया, किसी और ने नहीं किया। फिर 1930 में हालांकि वहाँ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब कभी मंदिर में गए, ओबीसी समाज के लोग जब भी कहते थे बाबा साहब से कहा जी हमें मंदिर में हमें ना धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार भी दिलाइए, धार्मिक अनुष्ठान, बाबा साहब पे प्रेशर बनाया। बाबा साहब ने कहा वहाँ जाके क्या करोगे, वहाँ आपको क्या मिलेगा? उन्होंने जी हम जैसे आपने यहाँ, तो बाबा साहब ने एक बात कही थी वहाँ, जब मैं एक कोटेशन भूल गया कि जब पानी पी लिया लाठीचार्ज होगा, उन्होंने ये कहा कि हम इस पानी को पी के अमर नहीं हो जाएंगे, इस पानी को पीकर हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम एक ये संदेश देना चाहते थे जैसे इस देश के सामंतवादी पैसे वाले लोगों को पानी पीने का अधिकार है, हर तरह का अधिकार है, मेरे समाज के लोगों को भी इस तरीके के अधिकार होने चाहिए। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिलाया। फिर नासिक के 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में वहाँ पर आंदोलन करके पूजा अर्चना का अधिकार, हालांकि बाबा साहब कभी मंदिर नहीं गए, लेकिन ओबीसी समाज के दबाव में ओबीसी समाज की बात को रखने के लिए एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन देकर हम लोग उन लोगों को जो इस पर विश्वास करते थे, तो वहाँ पर नासिक के कालाराम मंदिर में ये इतिहास के पन्नों में मर जाए आंदोलन कर सम्मानित साथियों, उनको बाबा साहब ने हमें पूजा अर्चना करने का अधिकार भी, जो ओबीसी समाज के कुछ लोग चाहते थे उन लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया। केवल ये था कि भाई हम लोग ऐसा नहीं है, केवल ये दिखाना चाहते थे कि आप ही लोगों के लिए भगवान केवल आपका नहीं है, जो लोग मानते थे उनका सम्मान रखने के लिए कि सबको अधिकार हैं। तो इस तरीके के काम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने, फिर आप लोग जानते हैं 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में हुआ, 32 में हुआ। तो 1930 में ये लोग पहुंचे, तो वहाँ जब बाबा साहब ने कहा भी वोट जब जो है हम लोगों को वोट का राइट होना चाहिए, कि जैसे आप लोगों के लोगों को वोट का राइट है तो हम लोगों को भी वोट का राइट होना चाहिए।
तो अंग्रेजों के सामने, अंग्रेज जो उस वक्त हमारा देश ब्रिटेन से गवर्न होता था, ब्रिटेन से हमारी सरकार चलती थी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनाल्ड, उनके सामने जाकर पूरी बात रखी। जो 1927 में हुआ था, जो बाबा साहब का लाठीचार्ज हुआ, उसकी पेपर की कटिंग ले गए। जो 1930 में हुआ लाठीचार्ज हुई थी, उसकी कटिंग ले गए। वहाँ जाके ये बात रखी कि उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड के मेरे समाज के लोगों को डबल गुलामी का दंश झेलना पड़ रहा है। तो कहते डबल गुलामी कैसे? कि एक तो हम आपके गुलाम हैं, आपका शासन है, इंग्लैंड में कहा कि आपका शासन है, दूसरा हम 15% सामंतवादी पैसे वाले लोगों के हम गुलाम हैं। हमें डबल गुलामी के दंश से छुटकारा दिलवाइए कि हम डबल गुलाम हैं, कि एक तो 15% लोगों को गुलाम और आपके गुलाम, तो हम डबल गुलाम हुए। तो हमको और ये सब कुछ आपके उसमें हो रहा सरकार में। वहाँ कोई सामंतवादी पैसे वाले लोगों की सरकार नहीं है, भारतीय कांग्रेस पार्टी की सरकार भारत में नहीं है, आपकी सरकार है, आपकी देखरेख में भारत चल रहा है। ये अन्याय अत्याचार आपकी वजह से हो रहा है। जब रामसे मैकडोनाल्ड के ऊपर उंगली उठाई, बाबा साहब बैरिस्टर थे, उन्होंने कहा बात कैसी बनेगी, तो रामसे मैकडोनाल्ड ने सोचा ये तो मेरे ऊपर बात आ रही है। उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हम आपकी बात को रखेंगे। और इधर से उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी बात को रखेंगे। तो उस वक्त जब इधर से तो 85% लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं केवल परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, और दूसरे इधर जो है बाबा साहब के अलावा जो विरोध करने वाले तथाकथित कांग्रेस के मुखिया महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, बड़ी लंबी कतार थी जो बाबा साहब को विरोध करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा नहीं जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहने गलत है, हमारे यहाँ जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीब के नाम पर कुछ नहीं होता है, वहाँ सब अधिकार है। बाबा साहब ने पूरी कटिंगे वहाँ पर रख दी। उन्होंने कहा ठीक है हम इन लोगों को, और कि भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मांग की है कि हम लोगों को अलग से इंडिविजुअल हम लोगों को इलेक्टोरल अधिकार, यानी कि पृथक निर्वाचन अधिकार हमें दिए जाएं, यानी कि अलग से, इनसे अलग से हमें पृथक निर्वाचन अधिकार दिए जाए। उसमें क्या था कि हमें 1 वोट के बजाय 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात किसने कही? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने। उन्होंने कहा ठीक है हम तय कर लेंगे ये बात, हम एक बार भारत में चल के बात कर लेंगे। महात्मा गांधी बहुत होशियार थे, पहले गोलमेज सम्मेलन में केवल इतनी बात आई, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, ये यहाँ से तैयारी करके पहुंचे। तैयारी करके जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो बाबा साहब ने फिर वही बात रखी कि जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हमें ना खाने की परमिशन है, ना पढ़ने की परमिशन है, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, हमें किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। जैसे इन लोगों को सांसद विधायक बनने का अधिकार है, तो मेरे समाज को भी सांसद विधायक बनने का अधिकार होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो जो महात्मा गांधी बड़े चालाक थे, उन्होंने ये कह दिया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात से हम सहमत है, मान लीजिए हम इनको वोट का राइट दे दीजिए, लेकिन वोट का राइट एक शर्त है कि 2 शर्तें हैं कि वोट का राइट उसको मिलना चाहिए जो कम से कम मैट्रिक पास हो या 4 आने का लगान देता हो। अब उस वक्त लगान की प्रक्रिया थी, सब लोगों को मालूम है, पिक्चर भी बनी थी अभी लगान के ऊपर, आप लोगों ने देखी होगी, अंग्रेजों को लगान दिया जाता था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो बैरिस्टर थे, फंसाना चाह रहे थे बाबा साहब को, महात्मा गांधी और तमाम लोग। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे समाज के लोगों को स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, मेरे समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, जमीन रखने का अधिकार नहीं है। जब मेरे समाज के लोगों को स्कूल ही नहीं जाने दिया जाता तो मैट्रिक पास और कैसे और क्यों होंगे? और मेरे समाज के लोगों को छोड़ जमीन जायदाद छोड़, अरे खाने पीने की सामग्री मेरे समाज के पास नहीं है, तो जमीन चराने का लगान क्यों और किस लिए देंगे जब मेरे समाज के पास लोगों के पास जमीन ही नहीं है? तो उन्होंने सोचा बात तो ठीक है, बात उनकी कट गई महात्मा गांधी की। जब महात्मा गांधी की बात कट गई तो उन्होंने ठीक है भाई हम बात समझ गए हैं कि मैं इसका उदाहरण देकर भी बता सकता हूँ। बाबा साहब ने बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कहा बात प्रमाणित तो नहीं होती, केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, आपके पास कोई एविडेंस है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो उन्होंने कहा आपके पास कोई एविडेंस है? जब एविडेंस की बात आई तो बाबा साहब तो बैरिस्टर थे, होशियार है, सबको मालूम था, बचपन से होशियार थे। बाबा साहब ने केवल ये कहा, एक गिलास जैसे ये पानी तकलीफ मंगा के रखा है, खाली था मान लो भरा रखा है, ऐसे एक गिलास उठा के मदन मोहन मालवीय को खसका दिया कि मान लीजिए अभी भी थोड़ी देर आप बोले, लो पानी पी लीजिए। मदन मोहन मालवीय ने कहा रख दीजिए, हाथ में भी नहीं लिया गिलास, उन्होंने रख दिया। तो उन्होंने कहा मैं इनको मालवीय जी पानी तो पीजिए, महामना, उन्हें महामना कहते थे, महामना पानी तो पीजिए, आप भी बहुत देर बोले मेरे साथ, कह नहीं हम पी लेंगे, तो लाइए मुझे आप दे दीजिए। अब जब बाबा साहब का हार ना तो कैसे दे दें, अछूत को तो पानी पिला नहीं सकते थे, बरादरी में बड़ा अपमान हो जाता। पंडित जी को फंसा दिया, अब वो गए फंस। उन्होंने कहा माय लॉर्ड देखिए मैं यही समझाना चाह रहा था
जब मैं बैरिस्टर हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ और मैं आपके पास बात रखने आया हूँ, जब मेरे हाथ का पानी ये ना तो पी रहे हैं ना मेरे को पानी पिला रहे हैं, जब यहाँ ऐसी स्थिति है तो भारत में किस प्रकार की स्थिति होगी? बाबा साहब ने उनको डाउन कर दिया। बात समझ में आ गई? उन्होंने कहा ठीक है हम आपको अधिकार देने का काम करेंगे। बाबा साहब की बात मान ली और 18 के तीसरे गोलमेज सम्मेलन जब को बुलाया कि जो अवार्ड उन्होंने कहा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 32 में होगा, आप आइए हम इसमें डिसीजन लेंगे। तो इधर से कोई नहीं गया तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, इधर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं गया। बाबा साहब गए 18 अगस्त 1932 को हम लोगों को कॉमन अवार्ड के नाम से एक अध्यादेश जारी हुआ, एक विधेयक जारी करा जो है आपका इंग्लैंड की शासन से, यानी संसद से एक रामसे मैकडोनाल्ड ने प्रधानमंत्री रहते एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया और उसको यहाँ लागू किया कि इस देश भारत में रहने वाले गुलाम भारत में रहने वाले दलित समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को अल्पसंख्यक मानकर, यानी कि बौद्धिस्ट जैसे अल्पसंख्यक हैं, अब क्रिश्चियन अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों को हम लोगों को अल्पसंख्यक मानकर हमें एक नहीं 2 वोट का राइट दिया और 200 से लगभग ज़्यादा सीटें रिजर्व भी देने का काम किया। अब जब ये बात महात्मा गांधी अब 2 वोट हम किसे दे सकते थे? अब समझने की बात है। 1 वोट तो हम अपने समाज के व्यक्ति को देते जो दलित समाज का होता, यानी शूद्र ओबीसी समाज का हो या दलित समाज अनुसूचित जाति जनजाति का हो, और 1 वोट देने का काम करते 4 लोग कैंडिडेट के रूप में खड़े होते। तो जिसे दलित समाज के लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी अच्छा है, इसको लोकसभा का टिकट दीजिए, इसको विधानसभा का टिकट दीजिए, वही व्यक्ति यानी स्वर्ण समाज के लोग भी, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, त्यागियों, कोई भी है, जब तक दलित समाज का वोट नहीं मिलता कोई व्यक्ति सांसद विधायक नहीं बनता। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ऐसी ताकत लाए, लेकिन जब गांधी एंड पार्टी की बात पता लगी तो आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो देश की आज़ादी के लिए नहीं, हम लोगों का अधिकार छीनने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। 18 अगस्त 1932 को वोट का राइट मिला। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी पूना की अर्धा जेल में हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। किस लिए? कि इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को वोट का राइट नहीं होना चाहिए और वोट का राइट केवल पैसे वाले सामंतवादी लोगों को होना चाहिए। बहुत जद्दोजहद हुई, 1 दिन निकला, 2 दिन निकला। महात्मा गांधी ने कहा कि रामसे मैकडोनाल्ड, जब तक आप दलितों का यह अधिकार जो दिए वापस नहीं लोगे, मैं प्राण त्याग दूंगा, पानी नहीं पीऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपनी जान गंवा दूंगा। तीसरे दिन जब ज़्यादा हालत खराब हुई तो महात्मा गांधी तो चतुर तो थे, उन्होंने कस्तूरबा गांधी को बाबा साहब के घर भेज दिया। वो बाबा साहब के घर गई, जाके पैरों में लेट गई कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आप तो बहुत महान है, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ, मैं बहन की हैसियत से आई हूँ, मेरे पति के प्राण मुझे दान में दे दो। उन्होंने कहा मैं कौन सा युमराज हूँ, तुम्हारे पति के प्राण मेरे पास कहाँ से आए जो तुम्हें दान दे दूँ? कि मैं एक भाई की हैसियत से आपसे मांगती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, जो कैमरा अवार्ड आप लाए उसे वापस ले लो। बाबा साहब की समझ में आया, इसलिए आएंगे। तो उसने कहा मेरी आप बहन हो, मुझे भाई का मेरी बहन, कि मैं आज जो तुम्हें मांग रही मैं नहीं दे सकता, आपको नहीं पता, आप मेरी अकेली बहन हो। मेरे समाज की लाखों भाई बहनों ने पता नहीं कितने लंबे समय से जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर अपमान सहा है, मरे हुए जानवरों का गोश्त खाया है। आज उन सब चीज़ों को, उन सब को ख़त्म करने के लिए मैं उनके लिए राजनीतिक सामाजिक अधिकार लाया हूँ। मैं आपको ये कुछ दान में नहीं दे सकता, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप चले जाओ। वहाँ से चली गई। चौथे दिन फिर बाबा साहब को धमकाया गया, अगर आपने कॉमरेड अवार्ड वापस नहीं लिया तो हम आपके परिवार का कत्लेआम कर देंगे। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने कल करते हो आज करो, और आज करो तो अभी करो। यानी कि धन्य परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, जिन्होंने अपने प्राणों और अपने परिवार के प्राणों की बाजी लगाकर हम लोगों के लिए कॉमनवेल्थ अवार्ड के जरिए में वोट का राइट लाने का काम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने किया। उसके बाद उन्होंने बस्तियाँ जलानी शुरू कर दी। फिर बाबा साहब एक कदम पीछे हटे कि मेरे लोगों के पास तो हथियार भी नहीं है, इनके पास जो है लाइसेंसी हथियार हैं, लठेत इनके पास है। बाबा साहब और फिर मानवर बाबा साहब और महात्मा गांधी में एक समझौता हुआ कि 1 वोट का राइट हमारा ले लिया गया और हमें 1 वोट का राइट मिला। जब अंदर समझौता हुआ, समझौता करने के बाद जब जेल से बाबा साहब उनसे पूना जेल से बाहर आए, अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आपके और महात्मा गांधी के बीच क्या फैसला हुआ?
वो तो उन्होंने समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी ने इस देश में रहने मेरे दलित को, मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से, यानी कि दलित शूद्र समाज के लोगों से बहुत बड़ा अधिकार छीन लिया कि मैं एक रसदार फल में विदेश से लेकर आया था इंग्लैंड से, उन्होंने सारा रस निचोड़कर 15% लोग सामंतवादी लोगों को दे दिया और 85% लोग यानी कि उसका छिलका मेरे मुंह पे फेंक के मारा है। लेकिन मैं ये बात आपको बता दूं, जिस दिन मेरा समाज जाग जाएगा उस दिन अपने अधिकार स्वयं में वापस लेने का काम करेगा। तो हम लोगों को अगर वोट का राइट दिलाने का काम किया, सम्मानित साथियों, वोट का राइट दिलाने का काम किया तो कांग्रेस की किसी भाग्य भगवान की देन नहीं, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने किया। 1932 में हमको वोट का राइट मिल गया। 1935 में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई। स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई, पहला चुनाव हुआ, 17 रिजर्व सीटों में से 15 रिजर्व सीट जीतकर बाबा साहब की पार्टी चाहे पूरे भारत में तहलका मच गया कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को जोड़कर एक पार्टी बनाई और पहली ही बार में इतना बढ़िया रिजल्ट। उसके बाद 1942 में दोबारा चुनाव हुआ, बाबा साहब की पार्टी से एक भी विधायक जीत के नहीं आया। इन्होंने आपस में ही अंदर अंदर कट्टरपंथी संगठनों ने, कांग्रेस ने, आरएसएस ने, इन लोगों ने अंदर ही अंदर साठगांठ कर ली कि आप जीतो या आप जीतो, स्वतंत्र लेबर पार्टी का विधायक जीत कर नहीं आना चाहिए। अभी तो 15 हैं, अगर इस शासन सत्ता में आ गए तो ये सांसद विधायक द्वारा बन जाएंगे, सरकार बन गई, मिनिस्टर बन जाएंगे। हमारे खेत खलिहान में गुलामी कौन करेगा, हमारी बेगारी कौन करेगा। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ऐसा ही एक एपिसोड इतिहास अपने आप को दोहराता है। बाबा साहब के साथ 1942 में हुआ था। आदरणीय बहन कुमारी नायडू जी जब पूर्ण बहुमत की सरकार में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद 2009 में जब चुनाव हुआ तो एक नारा लगा था, यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। तो ये सामंतवादी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, आरएसएस के लोगों के कान खड़े हो गए कि इन्होंने उत्तर प्रदेश पे, सबसे दुनिया के सबसे बड़े प्रदेश पर कब्जा कर लिया। अगर 2009 में अगर इन लोगों की 50 सीट भी आ गई तो भारत का प्रधानमंत्री बनने से बहन कुमारी मायावती जी को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। ये अंदर अंदर एक हो गए। कांग्रेस का ना जीत रहा था, समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करी। उसके बाद भी हमारे 21 सांसद सम्मानित साथियों जीत कर आए। कितने? 21। 20 जीते थे उत्तर प्रदेश से और 1 जीते थे मध्य प्रदेश से। 21 सांसद जीत कर आए। और जिस दिन रिजल्ट आया था, आप अखबार उठा के देख लेना, 31 सांसद हमारे, 31 लोकसभा के प्रत्याशी हमारे सेकंड नंबर पर रहे थे और 5,000 से, मात्र 5,000 से 20-25 हजार वोट से मात्र हार कर आए थे। अगर वो नहीं हारते सम्मानित साथियों तो आप समझ लेना कि 52 सीट होती और 52 लोकसभा की सीट अगर बहन जी की आ जाती तो फिर ये भारत छोड़ो दुनिया की कोई ताकत बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती थी। तो कुछ लोगों ने उस वक्त भी ग्रुपबाजी कर हमारे प्रत्याशियों को वोट देने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 16,000, कहीं 20,000 से हमारे प्रत्याशी सांसद नहीं आ रहे। हम जो है प्रधानमंत्री का चुनाव हार गए। तो फिर वही ग्रुपबाजी वाली बात आती है। ग्रुपबाजी के कारण इतने कम वोटों से हमारे 31 सांसद हार गए। और हम लोगों को बहन कुमारी मायावती जो संतों में महापुरुषों का जो सपना था कि एक दिन भारत के लाल किले पे से एक दलित पर्सनैलिटी एक ना एक दिन 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा फहराने का काम करेगी, उस बात को पलीता लगाने का, उस बात को, उस सोच को जलाने का काम हमें ये ग्रुपबाजी करके, और हमारे जो ग्रुपबाजी कर रहे थे उन लोगों ने मौका गवा दिया सम्मानित साथियों। और हो सकता है कि बड़ी मेहनत और मुशक्कत कर दोबारा इस तरह का माहौल बनेगा। तो सम्मानित साथियों, मेरे ये कहने का मतलब है, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने रात दिन एक कर हम लोगों को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। और 1942 में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन रख दिया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन रख लिया। 1942 के बाद आज़ादी की लड़ाई बड़ी तेज से शुरू हो गई। अंग्रेजों ने संकेत दिया कि हम लोग देश को आज़ाद कर सकते हैं। मैं जो ये बात इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि कितनी मुसीबत कूट कर, कितनी परेशानी झेल कर हम लोगों को ये वोट का राइट मिला है। और हमारे लोग दो रोटी के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में, कि हमारे तृणमूल कांग्रेस के लोगों से अंदर अंदर सेटिंग कर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ऐसा नहीं है हमारी नजरों से बचे हैं। हमें केवल प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ है, मैंने चुनाव कराया है। बेशक मैं गुजरात और वहाँ जाता रहा, मैं जो है उड़ीसा जाता रहा, लेकिन मुझे मालूम है कुछ गलत प्रत्याशी भी यहाँ से लड़वाने का प्रयास किया गया, हम नहीं माने।
प्रमाण नहीं मिले। अगर प्रमाण मिल जाते तो एक नहीं कई लोग इस पार्टी से बाहर निकलते। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये बात मिशन से गद्दारी बर्दाश्त नहीं करती है। मैंने शुरुआत में क्या कहा था आपसे कि उन्होंने जो इतने लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे थे और जो हमारे सम्मानित राष्ट्र के आदरणीय उपाध्यक्ष जो है आपके जो है उनके आनंद भाई साहब के समझी थे, उनको भी पार्टी हित में निकालने का काम किया। तो वो लोग समझ जाएं, मैं चेता रहा हूँ, अगर हम यहाँ रहे हमारी नज़रों में वो लोग हैं। प्रत्याशी बदलवाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन हमारे पास से कहीं और सूचना आ गई कि ये आदमी टीएमसी से मैनेज होकर आया है, ये आदमी बीजेपी से मैनेज होकर आया है, ये आदमी कांग्रेस से मैनेज होकर आया है। हमें मालूम था, लेकिन प्रमाण नहीं मिल सके। बगैर प्रमाण के हम सजा नहीं दिला सकते थे। अगर प्रमाण हाथ में आ जाते तो यहाँ ऐसे कई जिन लोगों को आप बहुत मजबूत समझ रहे हो ना, वो लोग पार्टी में पदाधिकारी बात छोड़ो, वो पार्टी में ही नहीं रहते। 2027 का चुनाव आ रहा है, 2027 का चुनाव आ रहा है, वो लोग होशियार रहें। ऐसी गलती करने का 2026 में वो उत्तर प्रदेश की वैसे दिमाग पर चढ़ा है। 2026 में लोग विधानसभा का चुनाव आ रहा है, अगर ऐसी गलती दोहराई गई तो उनका हश्र ऐसे होगा जो अभी आपने एक ट्वीट पढ़ा है, उससे कम नहीं होगा। तो सम्मानित साथियों, 1942 में बाबा साहब ने पार्टी का नाम बदल दिया। आज़ादी की लड़ाई बड़ी तेज हो गई, अंग्रेजों ने संकेत दिया देश को आज़ाद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई, तो इन्होंने कहा ठीक है तो आप आज़ाद कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप संविधान बनाओ। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि जी आप संविधान बना दो, हम चला लेंगे। उन्होंने कहा मूर्खो, अपने मन में कि मूर्खो, अगर हमारे संविधान से तुम भारत चलाओगे तो गुलाम नहीं कहलाए जाओगे। तुम्हारे यहाँ तो कई लोग ऐसे लोग हैं जो संविधान बना सकते हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। वो समझ के उनका इशारा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की तरफ था। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम तय कर लेंगे। अब उन्होंने एक शर्त रख दी, डॉक्टर उन्हें पता था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा में चले गए तो इस देश में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर के लिए ऐसे अधिकार लिख जाएंगे, कुछ ऐसे कानून लिख जाएंगे कि सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, लेक्चरर बन जाएंगे। हमारी गुलामी करने का कौन काम करेगा? ये उनके एक की बात थी, वो सोच रहे थे। बाबा साहब कुछ और सोच रहे थे। उन्होंने प्लानिंग करी जैसे प्लानिंग करते आए हैं। उन्होंने एक शर्त रख दी, उन्होंने कहा डॉक्टर कि ठीक है हम जो है संविधान बनाने को तैयार हैं, लेकिन उसमें चुनाव होना चाहिए। संविधान सभा में वही व्यक्ति जाएगा जो लोकसभा का चुनाव जीत कर जाए। बाबा साहब ने हाँ कर दी, उन्हें मालूम था मैं इतने बड़े उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। उसके बाद चुनाव हुआ। सबसे पहले कांग्रेस ने अपनी औकात दिखाने का काम किया। बाबा साहब के पीए कजरोलकर को तोड़कर बाबा साहब के सामने खड़ा करने का काम किया। उनका उद्देश्य ये था कि भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर शर्म की वजह से चुनाव नहीं लड़ेंगे कि मैं अगर इससे हार गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। बाबा साहब चुनाव लड़े। उनको केवल सम्मान या अपमान की कोई चिंता नहीं थी, हम लोगों के उत्थान और अधिकार के लिए केवल काम कर रहे थे। तो चुनाव हुआ और पैसा धड़ल्ले से बांटा गया, पानी की तरह पैसा कांग्रेस ने जो है बहाया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को चुनाव हरा दिया कजरोलकर। फिर बाबा साहब को अपमानित करने के लिए कजरोलकर से कहा कि अपने समाज का एक सम्मेलन बुलाओ, समाज का सम्मेलन बुलाओ और समाज के सम्मेलन में अपना अभिनंदन यानी स्वागत समारोह रखो और डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी बुलाओ। कजरोलकर घर गए, उनको कहा बाबा साहब माँ तो कहा आपके आशीर्वाद से मैं सांसद बन गया हूँ और मुझे आशीर्वाद देना है, मेरे सम्मान में एक वेलकम सभा बड़ी रखी है। बाबा साहब पहुँच गए। उन्होंने कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर जाएंगे नहीं तो समाज के अपने आप नजरों से उतर जाएंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर खुद सांसद बनना चाहते हैं, दूसरों के सम्मान में नहीं जा रहे। बाबा साहब वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी बात कही, बाबा साहब ने अपनी बात कही। जब समापन होने जा रहा था, बाबा साहब ने एक सवाल पूछ लिया कजरोलकर से कि कजरोलकर अब तो तुम सांसद बन गए हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हो, अब तुम ये बताओ कि समाज के लिए क्या करोगे। अब कजरोलकर चक्कर में पड़ गया। कजरोलकर ने सोचा मैं क्या जवाब दूं, फिर बताओ ना समाज के लिए क्या करोगे, तुम क्या करोगे, समाज के लिए क्या पॉलिसी है तुम्हारी। तो कजरोलकर की कुछ समझ में नहीं आया। कजरोलकर कहने लगा जो मेरी पार्टी का आदेश होगा मैं वो करूंगा। तो बाबा साहब ने कहा देखो भाई आपने कितने अच्छे आदमी को चुना है, वोट तुम्हारी और काम किसके कहने से करेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कह काम करेगा। तो नेता हुआ या चमचा हुआ? आप लोग बताओ कि नेता हुआ या गुलाम हुआ? आज़ाद अगर होता है ये इंडिविजुअल, अगर इसकी सोच होती तो अपने आप बताता मैं समाज के लिए उसके लिए सेवा करूंगा।
सम्मानित। तो उन्होंने कहा मेरे भोले वाले समाज के लोगों, आपने वोट बांट दिया तो ये भी दलित समाज से, मैं भी दलित समाज से हूँ, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। आप लोग भ्रमित हो गए, कांग्रेस की चाल थी, आपकी चाल नहीं है, उस चाल में आप फंस गए। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि गधे कभी भी, गधों की कभी रेस होती देखिए, गधे कभी रेस जीतने का काम नहीं करते। हाथी और घोड़ों की रेस होती है, हाथी और घोड़े ही उसमें दौड़ाए जाते हैं। तो ये बात समझ लो कि मैं जो तुम्हें कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझना। मैं सांसद बनता तो क्या करता आप लोग अच्छे से जानते हो, आपने अधिकार खो दिया। मैं आपके राजनीतिक सामाजिक अधिकार दिलाने का काम, लोकसभा में लड़कर आपके राजनीतिक सामाजिक अधिकार दिलाने का काम करता। कजरोलकर को अभी इतनी समझ नहीं है, ये कांग्रेस के झांसे में आ गया। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको फर्क करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखो कि बैठा हुआ हाथी खड़े हुए गधे से ऊंचा होता कि नहीं होता है? होता नहीं होता कि बैठा हुआ हाथी खड़े हुए गधे से ऊंचा होता है। ये गधा खड़ा है और हाथी बैठा फिर भी गधे से ऊंचा होता है। कम कहना ज्यादा समझना। तो बहुजन समाज पार्टी का हाथी बैठ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के गधे के खड़े होने से ऊंचा है। समझ लेना मेरी बात को कि ये जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, टीएमसी है, गधे हैं, ये खड़े हैं। लेकिन हाथी आपका बैठ गया है, लेकिन बैठा हुआ हाथी इन गधों से ऊंचा है। उसका उदाहरण देकर बताता हूँ। पूरे भारत में टीएमसी की वोट बताइए कि यहाँ के अलावा या झारखंड के अलावा उसकी कहीं वोट है? नहीं है। या और समाजवादी पार्टी की और दुनिया भर की लेफ्ट की कहीं वोट है? नहीं है ना। तो समझ लीजिए, अगर कहीं वोट किसी पार्टी की, सामंतवादी की दो पार्टी हैं, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अगर दलितों की एक पार्टी है पूरी दुनिया में जिसकी वोट पूरी भारत में है, और वो पार्टी है हमारी और आपकी बहुजन समाज पार्टी की वोट पूरे भारत के अंदर, हर प्रदेश के अंदर है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हाथी बैठ तो गया है, लेकिन खड़े हुए गधों से ऊंचा है। कजरोलकर की सभा में इशारा दिया था। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने रिजाइन दिया, फिर यहीं से चुनाव, जो चंडाल समाज के लोग थे, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ, उन्होंने दिया। और वो आज सीट बांग्लादेश में है, जहाँ जैसे खुलना जो उधर चली गई थी, तय ये हुआ था 52% मुस्लिम जाऊँगा, वो वहाँ जाएंगे, 52 से 50 से कम होगा, यहाँ रहेंगे। बाबा साहब की सीट को वहाँ भेज दिया। उसके बाद बाबा साहब दोबारा चुनाव लड़े। अंग्रेजों ने कहा चुनाव लड़ने के बाद संविधान सभा में सम्मानित साथियों पहुँच गए। तो सम्मानित साथियों, कुल मिलाकर ये है कि बाबा साहब संविधान लिखने में लग गए। बाबा साहब ने रात दिन एक करके संविधान लिखना शुरू करा। 2 एपिसोड बताऊंगा कि जब वो संविधान लिख रहे थे, अंग्रेज बाहर से खोजी पत्रकार आए, तो उन्होंने कहा भी देखो, भारत में इतनी सारी जातियाँ, इतने सारे धर्म और इतने सारे कस्टम, वे कौन लोग हैं जो भारतीय संविधान को लिखने का काम कर रहे हैं? तो वो भारत से खोजी पत्रकार आए। गांधी का बड़ा नाम था, गांधी के गए, जवाहरलाल नेहरू के गए, सरोजिनी नायडू के गए, सब सो रहे थे, वल्लभ भाई पटेल सो रहे। तो उन्होंने कहा भाई तो सब सो गए 10 बजे। उसके बाद घूमते घूमते रात के 12 बजे के बाद बाबा साहब के यहाँ आए, तो बाबा साहब के रोशनदान से ऊपर से विंडो में से रोशनी आ रही थी। दरवाजा खटखटाया, बाबा साहब निकल के आए। बाबा साहब गाउन में, नाइट सूट में थे। उन्होंने कहा आप लोग कौन हो? उन्होंने कहा हम इंग्लैंड से खोजी पत्रकार आए, ये जानना चाह रहे हैं कि कौन लोग हैं। भारत में इतनी सारी जातियाँ, इतने सारे धर्म, जातियों में 6743 उपजातियाँ, सबके लिए आप सबको कैसे बैलेंस करोगे? बाबा साहब ने कहा आप अंदर आइए। नानक चंद रत्तू को आवाज़ दी कि रत्तू खड़े हो गई। अब रत्तू कौन थे आपको पता है? नानक चंद रत्तू, उनके सर्वेंट थे, बड़े वफादार थे। उन्होंने कहा ये जो है मेहमान आए, इनके लिए पहले पानी लाओ, फिर चाय बनाओ। जब वो अपने बाबा साहब स्टडी रूम में लेकर देखा, टेबल पर सब कागज फैले पड़े, टेबल लैंप जमा पड़ा है, चल रहा है। और उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा भाई, उन्होंने पत्रकारों ने कहा आप क्या कर रहे हैं? तो संविधान लिख रहा हूँ। उन्होंने देखा वास्तव में कई पर्चे संविधान के। उन्होंने कहा कि वो गांधी सो रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू सो रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, और आप जग रहे हो। उन्होंने कहा ये उनके सौभाग्य की बात है, क्योंकि उनका वो इसलिए सो रहे हैं तो उनका समाज जागा हुआ है, किसको वोट देनी है, क्या करना, उनका समाज अच्छे से जानता है। लेकिन मेरी मजबूरी है, ये मेरी बदकिस्मती है, मुझे अपने सोए हुए समाज को रात दिन जाग जाग कर उनके अधिकारों को लिखने का काम करना पड़ता है। सम्मानित साथियों, धन्य परम पूज्य बोधि सत्य बाबा साहब, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हम लोगों के अधिकार ग्रंथ को, यानी भारतीय संविधान को लिखने का काम किया। और स्त्री को पुरुष के बराबर करने का काम किया। और इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, आर्टिकल 340 हम लोगों को 18 अगस्त 1932 को वोट का अधिकार मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया था। लेकिन ओबीसी समाज के लोगों, आप लोगों को बाबा साहब ने आर्टिकल 340 के 15(4) 16(4) में
आप लोगों को उसी तरीके से रिजर्वेशन देने का काम किया जिस तरीके से रिजर्वेशन हम लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को किया। तो सम्मानित साथियों, वैसे तो 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हो गया था, लेकिन उसको अंगीकार करने के लिए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन सम्मानित साथियों रखा। जब पहले प्रथम भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब संविधान सौंप कर अपनी सीट पर आकर बैठे, तो एक पत्रकार ने एक आकर, डॉक्टर साहब आप खुश भी लग रहे हो और चिंतित भी लग रहे हो। तो उन्होंने कहा, मेरे दोस्त आपने ठीक पहचाना, कि उन्होंने कहा भाई पहले आप चिंता की बात बताओ, चिंता क्या है? कि चिंता की बात यह है कि मैंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में रात दिन एक करके तमाम कॉन्स्टिट्यूशनों को भारत दुनिया के पढ़ा और अच्छे से अच्छा संविधान बनाने का प्रयास किया। तो उन्होंने दिक्कत क्या, संविधान तो अच्छा बनाया आपने, नारी को पुरुष के बराबर खड़ा कर दिया, सब जगह हर क्षेत्र में उन्हें अधिकार दे दिया, ऊंच नीच खत्म कर दी, भेदभाव खत्म कर दिया, सभी धर्मों को बराबर कर दिया, चिंता क्या है? उन्होंने कहा चिंता ये है कि जिन लोगों के हाथ में संविधान जा रहा है वो इसको कायदे से लागू करेंगे या नहीं करेंगे। कि क्या मतलब कि संविधान कितना भी ताकतवर हो, लेकिन उसको लागू करने वालों की नीति या नियत ठीक नहीं है, तो ताकतवर से ताकत संविधान से भी देशवासियों को भला नहीं किया जा सकता। संविधान कितना ही कमजोर है, लेकिन उसको लागू करने वालों की नीति या नियत ठीक है, तो कमजोर से कमजोर संविधान से भी देशवासियों को भला किया जा सकता है। तो बाबा साहब ने कहा था 1950 में, क्या कांग्रेस एंड पार्टी ने हम संविधान को पूरी तरह लागू किया? क्या रिजर्वेशन दिया? बैकलॉग की भर्ती की? क्या जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीर गरीबी के नाम पर जो अत्याचार होता है खत्म हुआ? चले जाइए राजस्थान में, कल ही मारा एक को, बुलेट चलाने वाला है, अनुसूचित जाति के लड़के के हाथ काट दिए, अभी पढ़ लो, फेसबुक व्हाट्सएप पर चल रहा है। जिसने मूंछ रख ली राजस्थान में, मूंछ उखाड़ दी, घोड़े पे बारात ले गए तो गोली मार दी। तो क्या भारतीय संविधान को लागू किया? ना कांग्रेस ने किया और ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। ये आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने उस वक्त कहा था और आज वो बात साबित हो रही है। कह रहे तो चिंता की बात है। अब खुशी की बात बताइए। तो खुशी की बात ये है कि आज मैंने महिला को पुरुष के बराबर कर दिया है और आज मैंने रानी और बेगम दोनों को पेट का ऑपरेशन कर दिया। और बोले डॉक्टर साहब आप तो कोई चिकित्सा तो डिग्री नहीं, मेडिकल में तो आपने डिग्री नहीं ली है, आप तो डिलीट में आपने किए, तो आपको एजुकेशन क्षेत्र में डॉक्टर कहा जाता है। कि मेरे काबिल दोस्तों समझो नहीं, आज से पहले इस देश में एक कुप्रथा थी, जो रानियां बेगम के पेट से पैदा होता था वही राजा या बादशाह बनता था, चाहे दुराचारी हो, अत्याचारी हो, बलात्कारी हो, वही बनता था। आज के बाद जिसकी बैलेट बॉक्स में वोट ज्यादा होंगी वो राजा बनेगा। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने सबसे बड़ा परिवर्तन करने का ये काम किया। तो उस वोट की कीमत समझनी चाहिए। रात दिन एक कर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने हम लोगों को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। और आप लोग डर कर टीएमसी वाले मारेंगे, अरे मरोगे तो एक दिन, लेकिन कुछ अगर सरकार बन गई तो मारोगे कितने दिन? एक दिन मत डरो, जिस दिन वोट पड़े उस दिन मत डरो, ना डरने दो, उस दिन डट के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाल दो। और जिस दिन आपने सोच लिया तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बहुजन समाज पार्टी का होगा। ये मैं दावे के साथ सम्मानित साथियों कहता हूँ। आप वोट डालने वाले दिन चूक जाते हो, वोट डालने वाले दिन आप लोग चूक जाते हो। यही कारण है कि हम लोग आज तक सम्मानित साथियों पिटते ही आ रहे हैं। एक दिन डर निकाल दो, पीटना सीख दो। वो हर बार एक बार एक दिन डरा कर 5 साल तक पीटने का काम करते हैं। अरे तुम एक दिन उनको डरा दो और 5 साल तक उनको पीटने का काम करना, अपने अधिकार अपना बदला लेने का सम्मानित साथियों काम करना। तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने ये कहा, ये चीज़ बताई। और सम्मानित साथियों उसके बाद परम पूज्य बोधिसत्व को जो आदमी रात दिन जगता है, काम करता है, तो बीपी और शुगर का पेशेंट हो जाता है। बाबा साहब शुगर और बीपी की चपेट में आ गए और सम्मानित साथी बीमार रहने लगे। फिर बाबा साहब ने जन जागृति पैदा करने के लिए सबसे पहले मूक नायक की पत्रिका लिखी। मूक नायक यानी हम लोगों के लिए गूंगा हीरो। हम लोग बोल नहीं सकते थे, आगे हांडी पीछे झाड़, कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन इस देश के हीरो थे। मूक नायक लिखी सबसे पहले पत्रिका, फिर समता लिखी, फिर जनता लिखी, फिर शूद्रों की खोज, शूद्र कौन और कैसे, फिर बहिष्कृत भारत, गांधी एंड कांग्रेस ने दलितों के लिए क्या किया, और इनहेरेंस ऑफ द कास्ट, और लास्ट पांडुलिपि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने लिखी। बौद्ध और उनका धम्म। 3 दिसंबर 1956 को वो बुक्स पूरी हो गई, लेकिन 5 दिसंबर 1956 को सोए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब। इस देश के करोड़ों लोगों के भगवान हमें छोड़कर जो है वो
प्रकृति में विलीन हो गए। और सम्मानित साथी 6 दिसंबर 1956 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन बाबा साहब हमारे बीच हैं। उनके कार्य, उनकी कीर्ति, उनके किए गए योगदान, उनके दिए हुए बलिदान आज हम लोगों के बीच हैं। वो एक ऐसी किताब हमारे बीच छोड़ गए, वो ऐसी किताब भारत में दुनिया भर की धार्मिक सामाजिक किताबें लिखी गई, लेकिन किसी किताब में हमें इस देश में रहने वाले दलित किसान मजदूर अल्पसंख्यक बौद्ध पार्टी को कोई सामाजिक राजनीतिक शैक्षिक अधिकार नहीं दिया गया। पुरुष को महिला के बराबर किसी किताब ने नहीं करा। अगर पुरुष को महिला के बराबर किसी किताब ने करा तो वो है हमारा भारतीय यानी हमारा अधिकार ग्रंथ भारतीय संविधान। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल्पना चावला अगर अंतरिक्ष में गई, श्रीमती पाटिल देश की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी, जयललिता जी और ममता दीदी एक बार नहीं कई बार वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दुनिया के सबसे बड़े सूबे कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और आज आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली हमारी बड़ी बहन महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी अगर राष्ट्रपति बनी है तो किसी भाग्य या भगवान, ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं, वो देन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और उनके बनाए संविधान की है। तो इस बात को समझना चाहिए। उनकी बागडोर को लेके मान्यवर काशीराम साहब चले और उन्होंने एक बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश में, उनके समय में 3 बार, बहन जी को 4थी बार भी उनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनी। और सम्मानित साथियों, एकमात्र उन्होंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक आज समाज के बीच में है। मान्यवर काशीराम साहब अपने आप बहुत सारी चीज़ें मैं फिर कभी कैडरों को बताने का काम करूँगा। केवल आज मैंने इसलिए इधर फोकस रखा वोट के लिए कि कितनी दिक्कत परेशानी झेल कर हमें वोट का राइट मिला, और हम 2 रोटी के चक्कर में डर कर हम वोट किसी और को देते थे, किसी को कोई और वोट डाल जाता है। बाबा साहब ने ये कहा था, जब हम राजनीतिक रूप जब तक हम प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अयोग्य लोग हमारे ऊपर शासन करने का काम करेंगे। गलत कहा था क्या? जिन लोगों को मंदिरों में घंटा बजाना चाहिए, जिन लोगों को भिक्षा मांग के खाना चाहिए, अरे नरेंद्र मोदी आरएसएस का क्या था प्रचारक, जो मांग के खाना खाता था। भारत के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने आप में सबको पता हुआ योगी साधु है, यानी कि घंटा बजाने वाले पहुंच गए कहाँ? लोकसभा विधानसभा में। और हम जहाँ थे, हम सम्मानित साथी वहीं के वहीं हैं। हमें समझना पड़ेगा, अगर मंदिर और मस्जिदों में ही सब राजनीतिक सामाजिक अधिकार मिलते तो वहीं बैठे बैठे ये लोग कर लेते। क्या जरूरत थी योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ने की? क्या जरूरत थी नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने की? उन्होंने बाबा साहब की बात को माना। उन्होंने कहा कि भारत में केवल 2 मंदिर हैं जो धार्मिक स्थल हैं, जो आपके राजनीतिक सामाजिक अधिकार, आपके बुजुर्गों का, बहन बेटियों का सम्मान बचाने का काम कर सकते हैं, आपको राजनीतिक सामाजिक अधिकार देने का काम कर सकते हैं। और वो 2 मंदिर हैं, जाओ और उन पर कब्जा कर लो। वो 2 मंदिर है लोकसभा और विधानसभा। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, आपका हर अधिकार आपको मिल जाएगा। तो उन लोगों ने उस बात को समझा, किन्होंने? इन लोगों ने, दूसरे पार्टी के लोगों ने इस बात को समझा। उन्होंने ये धार्मिक स्थल, धार्मिक मंदिर मस्जिद छोड़कर वो लोग लोकसभा और विधानसभा पर काबिज हो गए। और हम कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम के गुलाम है। कारण क्योंकि हम लोग वोट की कीमत नहीं समझ रहे हैं, वोट की कीमत नहीं समझ रहे हैं, राजनीतिक अधिकार का यूज नहीं कर रहे हैं। हम भाई भतीजावाद में लगे हुए हैं, हम इसी चमचागिरी में, और अपने ये मेरा चेला है और ये मेरा ये, हमें इससे बचना पड़ेगा, हमें इससे बचना पड़ेगा। हमें यहाँ कई बात सुनने को मिली है, यहाँ ऐसा सुनने को मिला है कि एक अमुक व्यक्ति के पे अगर एक अमुक व्यक्ति के चक्कर में का विरोध अगर कोई करता है तो वो व्यक्ति काला जादू कर देता है, प्रभारी नहीं रुकता, वो प्रभारी कहीं और चला जाता है, फिर दोबारा आता नहीं है। इस तरीके की बातें हमने सुनने को भी मिली हैं कि यहाँ पर अगर प्रभारी यहाँ के कुछ लोगों के हिसाब से नहीं चले तो यहाँ काला जादू चल जाता, वो प्रभारी नहीं रहता, फिर हम कैसे आ गए? हम दोबारा कैसे आ गए? यहाँ भाई ये बहुजन समाज पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल नहीं है। यहाँ एक ही जादू चलता है। बहुजन समाज पार्टी में केवल एक जादू चलता है और एक शख्सियत का जादू चलता है, और वो शख्सियत है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। किसी और का जादू बहुजन समाज पार्टी में नहीं चलता। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आँख खोलिए, आगे बढ़िए, यहाँ केवल जादू चलता है। बहन कुमारी मायावती जी का पिछला जो ट्वीट है आपने देखा होगा। बहन कुमारी मायावती जी रिश्ते नाते सब दूर रखती हैं। जिसने भी पब्लिक के, जिसने भी पार्टी के हित में काम करा, ग्रुपबाजी में काम करा, जो उनका ट्वीट है उसको पढ़िए, समझिए। उसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा, ग्रुपबाजी करने
और अनुशासनहीनता करने के कारण अमुक अमुक व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित किया जाता है, तो हमारी और आपकी तो औकात क्या है? लेकिन बहन जी की नज़रों में तो सब बराबर हैं, बहन जी की नज़रों में सब बराबर हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए, यहाँ पर कोई काला पीला नीला जादू नहीं, यहाँ पर केवल जादू चलेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का चलेगा, किसी और का नहीं। तो जो बहन कुमारी मायावती जी का आदेश हम आपके बीच लेके आते हैं, आपको उसको अक्षर अक्षर उसका पालन करना चाहिए और अक्षर अक्षर उसको समझकर सम्मानित साथियों आगे जो है करना चाहिए। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस बात को बर्दाश्त नहीं करती हैं। जो भी व्यक्ति आगे, जो भी व्यक्ति निष्ठा ईमानदारी से काम करेगा, जिन लोगों को जॉन की जिम्मेदारी दी है, वो लोग जिले का संगठन, विधानसभा का संगठन ईमानदारी से बनाएंगे, ईमानदारी से वहाँ कैडर देने का काम करेंगे, मीटिंग लगाने का काम करेंगे और उसको निष्ठा और ईमानदारी से करें, उन्हीं को बढ़ाने का काम किया जाएगा। अन्यथा ये समझ लो कि मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूँ, समझ लो बात को, जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया, पार्टी को किसी तरह कमजोर करने की स्थिति में पाया गया या भाई भतीजावाद या चमचावाद में पाया गया कि ये मेरा आदमी, ये मेरा आदमी, गलत आदमी को बढ़ावा देने के लिए पाया गया, तो केवल एक फोन दिल्ली जाएगा और वो आदमी फोल्डर से आउट हो जाएगा, फोल्डर में फिर नहीं रहेगा वो, समझ। तो हम ये चाहते हैं कि निष्ठा और ईमानदारी से हम लोग बाहर से चलकर आते हैं, मंत्री जी हम पूरा जीवन अध्यक्ष जी ने लगा दिया और कई लोग पुराने लोग अध्यक्ष जी बैठे, पुराने कई लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोगों ने पूरा जीवन यहाँ लगा दिया है ना, और उसके बाद इस तरीके की बात सोचते हैं आप। तो आप लोगों को हर सूरत में जब भी अभी जो भी चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव से पहले कोई चुनाव है 26 में, बस विधानसभा के चुनाव में जहाँ भी लोग हाँ है ना, हमें मालूम है, हाँ तो चुनाव ना छोटा बड़ा है ना, हाँ तो जो भी चुनाव है छोटा या बड़ा, 26 से पहले या 26 में आपको केवल बहुजन समाज, हाँ तो जो भी मतलब 26 से पहले हमने कहा ना, विधानसभा से पहले कोई भी चुनाव है, विधानसभा तक कोई भी चुनाव है, तो केवल आपको बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान पर बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा में, नगर निगम में या जो भी चुनाव हो उनको जिताकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करना है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर भेजने का काम करना है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता प्रशस्त करना है। और मैं आपको बता दूं, अति जब ज्यादा बढ़ जाती है वो दिन दूर नहीं, आपस में लड़के मरेंगे। देख लेना, मेरी बात याद कर लेना, मैं आज आपको कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में बट गई है। पिछले 2 साल से वो अपना राष्ट्रीय तक डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। 2 साल से जो कहते हैं हमारी अनुशासित पार्टी है, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली पार्टी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 1.5 साल से एक्सटेंशन दे रहे। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, वो संगठन नहीं बना पा रहे हैं। तो समझ लो कि वह भयंकर घमासान होने वाला आरएसएस और बीजेपी में, और इसका लाभ अगर किसी को मिलेगा तो बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, दूसरी पार्टी इसका लाभ नहीं दे पाएगी। तो आप लोग तैयार रहिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि कभी भी देश में मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, कभी भी देश में 26 से पहले उन्होंने कहा मध्यवर्ती चुनाव कभी भी हो सकता। बिहार और आंध्र प्रदेश वाले आके गड़ाए बैठे हैं। अगर मध्यवर्ती चुनाव होगा तो कब होगा? क्योंकि जब ये जैसे उसका वापस लेंगे समर्थन, वो लोकसभा का जो भंग करने का काम करेगा मोदी, और दोबारा चुनाव हो जाएगा। उसके लिए भी तैयार रहिए। तो अच्छे से अच्छा संगठन बनाइए। और दूसरी बात, आज की अंतिम बात इसकी आज की स्पीच की मैं कहना चाहता हूँ, सम्मानित साथियों, उनकी आइडियोलॉजी है। अभी आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं वो, तुम भी आओ कुंभ जैसे कभी किसी ने कुंभ को मेला कभी हुआ ही था। और वो क्या रहा है, दिल्ली में कितने सारे लोग मरे, अभी महिला और बच्चे मरे, कुंभ में हजारों लोग मरे, नहीं बता रहे। ये उनकी आइडियोलॉजी का काम है। हमको नहीं समझना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उनसे जोड़कर अपने आप को आगे ले। राम मंदिर के नाम पर सरकार उन्होंने प्रदेश में बना ली, सेंटर में बना ली, लेकिन क्या हम बाबा साहब के नाम पर काम करते हैं ईमानदारी से? मानवर काशीराम साहब के नाम पर ईमानदारी से काम करते हैं? क्या हम बहन कुमारी मायावती जी का अक्षर अक्षर पालन करते हैं? तो मेरे ये कहने का मतलब है, सम्मानित साथियों, वो क्योंकि मैं भारतीय संविधान में सभी धर्मों को बराबर करने का काम किया, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा। आपने कहीं भी देखा होगा, कहीं लिखा हो श्री हनुमान मंदिर, वहीं लोग जाते हैं, कोई सोना, कोई चांदी, कोई पैसा, कोई नकदी भेंट करते हैं। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हम बाबा साहब की बात को मानते हैं, उन्होंने सभी धर्म को बराबर सम्मान दिया। कहीं लिखा श्री राधा कृष्ण मंदिर, वहाँ सोना चांदी भेंट करते हैं वृंदावन हो कहीं लिखा शिव पार्वती मंदिर, वहाँ सोना चांदी भेंट करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें दिक्कत जब होती है
जिनकी वजह से हम डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, लेक्चरर बने, जिनकी वजह से हमारे यहाँ के गंदी हांडी काटी जो तोड़ी गई, झाड़ काटा गया, जिन महापुरुषों की वजह से आज हम इंसान के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इंसान का जीवन। आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, खड़े होकर भाषण देने का काम कर रहा हूँ। वो भगवान हमारे जो महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु और जो है ज्योतिबा फुले, बाबा साहब मानव, काशीराम साहब, जो है गुरचंद ठाकुर जैसे, या हमारे संत कबीरदास, संत रविदास, जहाँ भी इनका फोटो मिले, जहाँ भी इनका मंदिर मिले, वहाँ हम लोगों को आर्थिक सहयोग करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ ना में जवाब दीजिए। और वो कहाँ होते हैं इनके फोटो? इनके फोटो को बोले एक जगह लगे होते हैं जहाँ लिखा होता है कार्यालय बहुजन समाज पार्टी, वहाँ इनके फोटो लगे होते हैं। तो हमें यहाँ दान करना चाहिए। हमें इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहिए। इस पार्टी को, मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, दिल खोलकर पार्टी के मूवमेंट को सपोर्ट करो। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का सम्मान बने, आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, आपकी बहन बेटियों का सम्मान हो, आपके बुजुर्गों का सम्मान हो, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि तथागत बुद्ध के जो है दोबारा से तथागत बुद्ध जैसे गौरव में भारत में जो है भारत बने, सम्राट अशोक का भारत बने, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत बने, और अगर आप चाहते हैं संत कबीरदास, संत रविदास, गुरु घासीदास के सपनों का भारत बने, अगर आप चाहते हैं ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले के सपनों का भारत बने, अगर आप चाहते हैं तो छत्रपति साहू जी महाराज के, नारायण गुरु को सपनों का भारत बने, अगर आप चाहते हैं अगर चाहते हैं बाबा साहब और मान्यवर काशीराम सपनों का भारत बने, तो 2026 में ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम कर लेना। ये समझ लेना, अगर 26 में यहाँ आपने ऐसी स्थिति बना ली, या तो सरकार बना ली या बैलेंस ऑफ पावर बन गए, तो दुनिया की ताकत 2029 में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगी। तो कम कहना, ज्यादा समझना। मैं फिर एक बार कहूंगा कि इस ग्रुपबाजी से आप लोग दूर रहिए। ये काम समझ लिया, आप पाप करने का काम कर रहे हैं, संत महापुरुषों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, अगर आप सच्चे बहन कुमारी मायावती जी के अनुयायी हैं, मानवर काशीराम साहब के अनुयायी हैं, तो ये समझ लीजिए, एक नारा लाख में दे रहा हूँ, एक बात होनी चाहिए कि बच्चा बच्चा भीम का, बहन जी की टीम का सम्मानित साथियों यह गांव में एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, बच्चा बच्चा भीम का, बहन कुमारी मायावती जी की टीम का, बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा बच्चा भीम का। ये आपको नारा समझ लीजिए गांव में देने का काम करना है, और आपकी हर समस्या का समाधान होगा। जो कुंवारी यहाँ पर आई हैं, 2 कुंवारी यहाँ पर आई हैं, हम उनका संज्ञान सम्मान से संज्ञान लेते हैं। एक जिलाध्यक्ष के ऊपर आई है, एक सेक्टर जॉन कोऑर्डिनेटर, जॉन प्रभारी के ऊपर आई है। उन कुंवारीज को बैठ के हम बात करेंगे, और हम पर भरोसा रखिए, अभी सलाह करेंगे, मंत्री के फोन पे बात करेंगे। जो अच्छा आदमी होगा हम भरोसा करिए, इसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसी को पदस्थ करने का काम करेंगे। आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। आपके यहाँ पहुँचने पर, और सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दोबारा सा मुझ पर भरोसा कर मुझे जो है गुरचंद ठाकुर और हरिचंद ठाकुर की धरती पर फिर से पुनः आप लोगों को बीच काम करने के लिए भेजा। बहन जी का अभिनंदन करते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपसे विदा चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत,